हेलो दोस्तों, आज से हम एमपीपीएससी प्री 2021 टारगेट टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सब्जेक्ट वाइज एवं फुल लेंथ टेस्ट दोनों होंगे। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी अपनी कक्षा के अनुदिश स्थिर दर से गति नहीं करती है। ये तो सही है। पृथ्वी जब पास में होती है तो तेज गति से घूमती है और दूरी पर होती है तो धीमी गति से चलती है। ठीक है, ऑप्शन दूसरा क्या है, पृथ्वी पेरीहेलियन में सबसे तेज गति से चलती है और अपहेलियन पर सबसे धीमी गति से चलती है। पेरीहेलियन का मतलब पास में, अपहेलियन का मतलब दूरी पर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा तीसरा, जिसमें ऑप्शन फर्स्ट और दो दोनों सही है। ठीक है, यहाँ पर आप केपलर के नियम देख सकते हैं। केपलर की खोजों से पहले टॉलमी द्वारा वर्णित सौर मंडल का प्रमुख सिद्धांत पृथ्वी केंद्रित ज्यामिति था, जो टॉलमी ने दिया था। कोपरनिकस द्वारा एक सूर्य केंद्रित सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था, लेकिन इसकी भविष्यवाणियां अशुद्धियों से ग्रस्त थी। ठीक है, इनके तीनों नियम देख सकते हैं आप। नियम फर्स्ट क्या बोलता है, ग्रहों की कक्षाएं दीर्घवृत्ताकार होती हैं जिनमें सूर्य एक केंद्र पर होता है। नियम दूसरा भी देख लेना आप लोग, ये नियम थर्ड भी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। ठीक है, कई छोटे पिंड आंतरिक और बाहरी ग्रहों को अलग करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं, तारामंडल कहते हैं या उपग्रह कहते हैं? उनको हम लोग कहते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, अब क्षुद्र ग्रह किन को कहते हैं इसके बारे में आप यहाँ नीचे पढ़ लेना। ठीक है, तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा कई ऐसे छोटे छोटे पिंड भी हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। वे मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, वैज्ञानिकों को मानना है कि क्षुद्र ग्रह किसी ग्रह के ऐसे हिस्से हैं जो कई वर्ष पहले खंडित हुए थे। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमने वाली चट्टानी पिंड हैं जो इतने छोटे हैं कि उन्हें ग्रह नहीं कहा जा सकता। ठीक है, आप देख लेना, यहाँ पर पढ़ लेना। ये आकाशगंगा किसको कहते हैं इसके बारे में भी लिखा है। तारामंडल किसको कहते हैं ये भी डिस्क्रिप्शन में है। उपग्रह किसे कहते हैं ये भी पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। पीट, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट डॉट डॉट के उदाहरण किस चट्टान के उदाहरण है? ठीक है, तो ये है कार्बन युक्त चट्टान के। ठीक है, अब कार्बन युक्त चट्टान के बारे में कुछ नीचे भी है, आप देखते हैं। कार्बन युक्त चट्टान है ये अवसादी चट्टानों के प्रकार है। ठीक है, ये बनती कैसे? अवायवीय परिस्थितियों वनस्पति को सड़ने से तैयार किया जाता है। ठीक है, जब पौधे प्रतिबंधित हवा की आपूर्ति के तहत अपघटन से गुजरते हैं तो कार्बोनेसस पदार्थ का अधिक से अधिक हिस्सा बनाए रखा जाता है। ठीक है, और सामग्री को धीरे धीरे कोयले में बदल दिया जाता है। उदाहरण पीट, लिग्नाइट, कोयला, एंथ्रेसाइट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर चलते हैं। हवाई जहाज के उड़ने के लिए वायुमंडल में निम्न में से कौन सी परत सबसे अधिक आदर्श है? आप सभी लोग जानते हैं कि वैसे समताप मंडल ही इसका आंसर है। देखो, इसका आंसर समताप मंडल है। ठीक है, अब पृथ्वी के चारों ओर का वायुमंडल यहाँ पर कुछ है कि वायुमंडल कितनी परतों में विभक्त है? विक्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। ठीक है, समताप मंडल किसको कहते हैं इसके बारे में नीचे लिखा है। यह क्षोभ सीमा के ऊपर पाया जाता और इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक फैला है। ठीक है, समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता कि इसमें ओजोन परत पूछी जाती है। हाँ, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो इसका आंसर है समताप मंडल। ठीक है, आप लोग क्षोभ मंडल के बारे में भी पढ़ लेना। यहाँ पर यह वायुमंडल की सबसे निचली परत, इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर। ठीक है, एवरेज 13 किलोमीटर और ध्रुवों पर इसकी 8 एवं भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर ऊंचाई है। ठीक है, मध्य मंडल के बारे में भी देख लेना आप लोग। यह मध्य समताप मंडल के ऊपर स्थित होती है जो 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। ठीक है, आप वायुमंडल के बारे में भी देख लेना और बहिर्मंडल। ठीक है, इसका नीचे डायग्राम भी बना है, चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये है डायग्राम पूरा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। देखो, मानसूनी हवाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी विशेषता सही है? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। देखो, इसके ऑप्शन देखते हैं। ये हवाएं अपनी दिशा बदल देती हैं। ठीक है, ऑप्शन दूसरा क्या, वे भूमि और जल क्षेत्रों के असमान ताप द्वारा निर्मित होते हैं। थर्ड क्या, वे भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा लाते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर फोर्थ है, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये चारों सही है। ठीक है, देखते हैं। हाँ, चारों सही है। ठीक है, मानसून के बारे में कुछ डिटेल है, आप लोग यहाँ नीचे देखना। मानसून एक क्षेत्र की प्रचलित या सबसे मजबूत हवाओं की दिशा में एक मौसमी बदलाव है। ठीक है,
मानसून की वजह से पूरे उष्णकटिबंध में गीला और सूखा मौसम होता है। मानसून सबसे अधिक बार हिंद महासागर से जुड़ा होता है। मानसून हमेशा ठंडे से गर्म क्षेत्रों में उड़ता है। ठीक है, इसके बारे में वन भी नीचे है, चलो नीचे देखते हैं अपन। ठीक है, मानसूनी हवाओं के लक्षण भी देख सकते हैं हम लोग। मानसून वर्ष के दौरान हवा की दिशा मौसमी उलटफेर को संदर्भित करता है। ठीक है, वे भूमि और जल क्षेत्रों के असमान ताप से बनते हैं। वे भारत के पश्चिमी तट पर बारिश लाते हैं। इसकी और भी ऑप्शन देख लेना, इसका डायग्राम देख लेना। देखो यहाँ पर लालिनो और अल्निनो के बारे में हम बाद में डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। रसीला कारू की जैव विविधता हॉट स्पॉट में स्थित है। रसीला कारू जो है वो कहाँ पर है? रसीला कारू कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में, एशिया में, मध्य अमेरिका में या अफ्रीका में? ये दोस्तों अफ्रीका में है। ठीक है, रसीला कारू है क्या? एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है जो अफ्रीका में है। ठीक है, रसीला कारू जैव विविधता हॉटस्पॉट पृथ्वी पर सबसे अमीर रसीला वनस्पति है। ठीक है, इस क्षेत्र में सरीसृप भी अतिवाद के अपेक्षाकृत उच्च स्तर को दर्शाता है। इसमें रसीले पदार्थों की सबसे अधिक विविधता है और सबसे अधिक प्रजातियां युक्त अर्ध रेगिस्तान है। ठीक है, और डिटेल पढ़ लेना रसीला कारू के बारे में आप लोग। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है? ठीक है, कौन सा कारक प्रभावित करता है? पवन तनाव, दाब प्रवणता, तटीय स्थलाकृति और नितलोच्चम या लवणता। ठीक है, तो ये चारों करते हैं, चारों मतलब प्रभावित करते हैं महासागरीय धाराओं को। ठीक है, इसका आंसर हाँ फर्स्ट है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक। पवन के कारण तनाव, वातावरण में दाब प्रवणता, समुद्र के तल पर तटीय स्थलाकृति और नितलोच्चम। ठीक है, समुद्र जल की लवणता भी करते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर सही जोड़ी मिलाना। कोयला क्षेत्र और किस देश में? कौन सा कोयला क्षेत्र किस देश में है? ठीक है, डोनेटच कहाँ पर है, कुजनेतस्क कहाँ पर, लंकासायर कहाँ पर और सार कहाँ पर है? ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों सेकंड है। ठीक है, मतलब डोनेटच कहाँ पर है? यूक्रेन में है। कुंजनेतस्क कहाँ पर है? ये रूस में है। लंकासायर कहाँ पर है? यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में। और सार कहाँ पर? जर्मनी में है। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन नीचे देखते हैं हम लोग, ये है। ठीक है, डोनेटच यूक्रेन में। ठीक है, ये सारे जर्मनी में है। ठीक है, यहाँ पर कोयला क्षेत्रों के बारे में आप डिटेल से भी पढ़ लेना। हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। तीन ओर से समुद्र से घिरे हुए भूभाग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप। एग्जाम्पल भारत का प्रायद्वीप। ठीक है, क्योंकि भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। प्रायद्वीप की अवधारणा यहाँ पर आप लोग पढ़ें। तीन ओर से समुद्र से घिरे हुए भूभाग को प्रायद्वीप कहा जाता है। यह अपनी सीमा के अधिकांश भाग पर पानी से घिरा हुआ है, जबकि एक मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है जिसे यह फैलता है। ठीक है, हम इसके बारे में और डिटेल पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे यूरोप में पुर्तगाल और स्पेन के राष्ट्र एरेबियन प्रायद्वीप बनाते हैं। ठीक है, और भी तट है। तट के बारे में और द्वीप के बारे में भी डिटेल यहीं पर है। तट किसे कह दिया? समुद्र से सटे भूमि का किनारा या सीमा। उदाहरण के लिए अटलांटिक तट, अरब सागर तट आदि। द्वीप किसे कहते हैं? एक द्वीप पानी से घिरी भूमि का एक पिंड है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड के आकार से 3 गुना अधिक है। ठीक है, हम क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला कश्मीर घाटी को ठंडी साइबेरियाई हवाओं से बचाती है? ठीक है, कौन सी बचाती है? तो इसका ये काराकोरम रेंज होना चाहिए, या लद्दाख, पीर पंजाल या ग्रेट हिमालयन रेंज। इसका आंसर है काराकोरम रेंज। ठीक है, काराकोरम रेंज के बारे में देखते हैं। काराकोरम रेंज कश्मीर घाटी को ठंडी साइबेरियाई हवाओं से बचाती है। यह पाकिस्तान, भारत और चीन जैसे देशों में फैला हुआ है। ठीक है, इसकी चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611। ठीक है, माउंट केटू की ऊंचाई। पर्वत श्रृंखला जम्मू कश्मीर और साइबेरियाई हवाओं के बीच एक बाधा के रूप में कार्य करती है। ठीक है, अब यहाँ पर लद्दाख रेंज के बारे में भी है, पीर पंजाल रेंज के बारे में भी है। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। हम निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। माही, साबरमती, पेन्नार, ब्राह्मणी। ऊपर दी गई नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र का सही बढ़ते क्रम में लिखिए। यहाँ पर जल ग्रहण क्षेत्र लिखा, ना कि लंबाई। ठीक है, तो माही, साबरमती, पेन्नार, ब्राह्मणी। इसका आंसर देखते हैं हम लोग क्या होगा। इसका आंसर है थर्ड। मतलब इसका आंसर है, एक मिनट यहाँ पर देखते कि
फर्स्ट पर साबरमती, फिर माही, ब्राह्मणी और पेन्नार। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन आप नीचे देख सकते हैं। ये एरिया लिखा है इसका किलोमीटर में। देखो साबरमती के बारे में भी लिखा, ये आप पढ़ लेना। साबरमती की उत्पत्ति अरावली पहाड़ियों से होती है, जो राजस्थान के उदयपुर जिले के ग्राम तैपुर के पास 762 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, इसका ये राजस्थान गुजरात राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, माही नदी कहाँ से निकलती? मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है। ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकल? राउरकेला के पास कोयल एवं शंख नदियों के संगम से ब्राह्मणी नदी बनी है। ठीक है, पेन्नार नदी के बारे में आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। झीलों की रानी के नाम से भी प्रसिद्ध सस्तम कोटा झील भारत में कहाँ पर स्थित है? सस्तम कोटा झील कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ये है केरल में। ठीक है, सस्तम कोटा झील के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, सस्तम कोटा झील, जिसे झीलों की रानी के रूप में जाना जाता, कोल्लम केरल से 29 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, सस्तम कोटा झील या सस्तम कोटा झील, जिसे एक आर्द्रभूमि के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है, केरल की सबसे बड़ी मीठी जल की झील है ये। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ राज्य हैं वो उनकी प्रसिद्ध झीलें भी है, जैसे गुजरात में कंकरिया झील, नल सरोवर, सुरसागर सरोवर झील, विश्रामपुर झील। ठीक है, कर्नाटक में भी है, महाराष्ट्र की है, वो केरल की आप लोग देख लेना। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। किस झील को कश्मीर के मुकुट में गहना के रूप में भी जाना जाता है? ठीक है, बुलर झील को, मंसर झील को, या डल झील को, या शीशनाग झील को? ठीक है, इसको किसको जाना जाता है? डल झील को। ठीक है, डल झील को। हम डल झील के बारे में पढ़ते हैं। डल श्रीनगर में एक झील है जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की राजधानी है, श्रीनगर है। ठीक है, डल झील एक मिथ्या नाम है क्योंकि कश्मीरी में डल का अर्थ है झील। ठीक है, यहाँ पर आप लोग डल के बारे में पढ़ लेना। देखो वुलर झील के बारे में भी है, यहाँ पर मानसर झील के बारे में भी, और शेषनाग झील के बारे में भी है। शेषनाग झील अमरनाथ गुफा के मार्ग पर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 14 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कारण से सुंदरवन को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर है टाइगर रिजर्व, या सुंदरी वन का पेड़, या सदाबहार वन। कौन सा है? इसका आंसर है सदाबहार वन। ठीक है, सदाबहार वन। सुंदरवन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सुंदरवन को 1987 में एक सांस्कृतिक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक है, ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित यह दुनिया में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। ठीक है, ये आप लोग को ना बाघों, ये एडिशनल फैक्ट भी पढ़ लेना आप लोग। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी सही ढंग से सम्मिलित नहीं है? ठीक है, बूलर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, त्योसो मोरारी लद्दाख में स्थित, हीराकुंड झील कृत्रिम झील, चिल्का झील लैगून झील। ठीक है, तो इसका पता आंसर ये बूलर झील नहीं है। बूलर झील आंसर नहीं है इसका। बूलर झील ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, इसीलिए विकल्प एक सही नहीं है। वहाँ पर क्वेश्चन क्या था? खारे पानी की। बूलर झील आपकी मीठे पानी की झील है। ठीक है, बूलर झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। बूलर झील जम्मू कश्मीर में बांदीपोरा जिले में स्थित है। ठीक है, तो उसको मुरारी झील के बारे में आप लोग पढ़ लेना यहाँ पर, और चिल्का झील के बारे में। हीराकुंड झील एक कृत्रिम झील है जो हीराकुंड बांध के पास स्थित है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन यूएसए की स्थानीय हवा है? ठीक है, यूएसए की स्थानीय हवा है। देखो फोन फ्रांस में, हरमट्टन मिस्टर अलग है, बची चिनोक इसका आंसर। ठीक है, चिनोक अमेरिका की एक स्थानीय हवा। चिनोक हवा उत्तरी अमेरिका के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में विकसित होती है। चिनोक एक लाभकारी हवा है। चट्टानी पर्वत चिनोक के लिए विशिष्ट क्षेत्र है। ठीक है, फोन आल्प्स में स्थानीय महत्व की एक गर्म हवा। फोन भी एक लाभकारी हवा है। मिस्ट्रल एक हानिकारक हवा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में गर्मियों में पहला मानसून आता है? कहाँ पर मतलब पहला मानसून आता है भारत में? स्वाभाविक सी बात है, पश्चिमी घाट पर। ठीक है, पश्चिमी घाट पर आ जाता है ये। भारत में 2 मानसूनों से वर्षा होती है, एक तो दक्षिण पश्चिम मानसून, एक उत्तर पूर्वी मानसून, जिसको लौटता हुआ मानसून भी बोला जाता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून एक प्रमुख मानसून है जो जुलाई से सितंबर तक होता है। भारत के अधिकांश राज्यों में इसी मानसून से वर्षा होती है।
भारत सबसे पहले केरल राज्य और कर्नाटक महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों, बोले तो कोंकण तटीय क्षेत्र के साथ होती है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून ज़्यादातर सितंबर के अंत में शुरू होता है। ठीक है, यह मानसून, ये लौटते हुए मानसून का डायग्राम है नीचे। ठीक है, पश्चिमी व पूर्वी घाट के क्षेत्र के बीच में दक्कन पठार, जिसको शुष्क क्षेत्र कहा जाता है, यह दोनों मानसून से बहुत कम वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 18 पर जाए। कोपेन की वर्गीकरण योजना के आधार पर भारत को 8 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। भारत का प्रमुख भाग इस प्रकार है। ठीक है, शुष्क गर्मी के साथ मानसून, शुष्क सर्दियों के साथ मानसून, एक छोटे शुष्क मौसम के साथ मानसून, कम गर्मी के साथ ठंड आर्द्र सर्दियों। इसका आंसर क्या होगा? शुष्क सर्दियों के साथ मानसून, सेकंड वाला। ठीक है, संपूर्ण भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, लेकिन मौसम के तत्वों के संयोजन से कई क्षेत्रीय विविधताओं का पता चलता है। ठीक है, अब यहाँ पर कोपेन की जलवायु का आप विवरण देख सकते हैं। जलवायु का प्रकार, ठीक है, विवरण क्षेत्र। देखो इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे वो लोग, डायग्राम से देख लेना आप लोग सभी लोग। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पर। महानदी और गोदावरी के डेल्टा डॉट मृदा में संबंध है, मतलब इन दोनों के नदियों के जो लास्ट डेल्टा बनते हैं वहाँ पर कौन सी मृदा है? ठीक है, काली, शुष्क, जंगली या जलोढ़। ठीक है, इसका आंसर है जलोढ़, क्योंकि नदियों के लास्ट में जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है। ठीक है, महानदी और गोदावरी नदी डेल्टा तलछट का एक बेसिन है, जिसके द्वारा एक बड़ा भूभाग बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ठीक है, महानदी और गोदावरी के डेल्टा जलोढ़ मृदा में समृद्ध होते हैं। ठीक है, ये आप लोग देख लेना। जलोढ़ मृदा भारत में सबसे व्यापक मृदा का प्रकार, यह भारत में कुल क्षेत्रफल का 43% है, 43%। ठीक है, काली मृदा के बारे में भी देख लेना, जंगली मृदा भी है यहाँ पर, शुष्क मृदा के बारे में भी है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 पर। उपोष्ण कटिबंधीय वर्षा वन तक सीमित, ये कहाँ तक पाए जाती हैं? ठीक है, शिवालिक तक, महान हिमालय तक, शिवालिक और मध्य हिमालय की निचली ढलान तक, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये शिवालिक और मध्य हिमालय की निचली ढलान तक पाए जाती हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा थर्ड। ठीक है, ये आप लोग देना, शिवालिक और मध्य हिमालय की निचली ढलान तक ही पाए जाते। उपोष्ण कटिबंधीय वर्षा वन शिवालिक और मध्य हिमालय में पाए जाती। इन क्षेत्र में वर्षा वन क्षेत्रों की मौसमी विविधता के कारण वनों की भारी विविधता होती है। ठीक है, सागौन, साल, शीशम, पीपल उष्णकटिबंधीय वन की कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं जो इन क्षेत्रों में पाई जा सकती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। ये सही जोड़ी आ गया कि कौन से वन कहाँ पर पाए जाते? उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पर है? शंकुधारी वन, मैंग्रोव वन, पर्णपाती वन। ठीक है, मैंग्रोव वन कहाँ पर पाए जाते हैं? अभी अपन ने पढ़ा कि मैंग्रोव वन सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब सी का आंसर फर्स्ट होगा। आप लोग देखिए सी का आंसर फर्स्ट कौन सा है? ये फोर्थ वाला, तो इसका आंसर फोर्थ होगा। ठीक है, अब हम नीचे देखते हैं साइज। उष्णकटिबंधीय मुक्त घाटी में, शंकुधारी वन हिमाचल प्रदेश में, और कच्छ वनस्पति सुंदरवन में, और पतझड़ वन राजस्थान में। ठीक है, इसका आंसर फोर्थ था। देखो सुंदरवन मैंग्रोव वन दुनिया की सबसे बड़ी ऐसे वनों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल 1,40,000 हेक्टेयर। ठीक है, आप लोग यहाँ पर पढ़ लेना डिटेल में इसको। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते। चिपको आंदोलन की अवधारणा मूल रूप से डॉट से आई। देखो सबसे पहले पूछा इन्होंने, अभी नहीं पूछा, बहुत पहले की पूछ रहे कि चिपको आंदोलन पहले कहाँ पर आई थी। ठीक है, तो इसका आंसर है राजस्थान में। राजस्थान में आई थी, मतलब इसका आंसर फोर्थ है। ठीक है, राजस्थान में आई थी। राजस्थान में कहाँ पर आई थी? एक गांव है, बिश्नोई समुदाय द्वारा ये शुरू की गई थी। ठीक है, जोधपुर के राजा आदेश पर खेजड़ी के पेड़ों को गिरने से बचाने के लिए अमृता देवी के नेतृत्व में राजस्थान के बिश्नोई समुदाय के सदस्यों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। ठीक है, आप लोग वर्तमान में जानते हैं कि उत्तराखंड में हुई थी, जबकि उससे पहले 1730 में जोधपुर के राजा ने खिजड़ी के पेड़ों को गिरने से बचाने के लिए ये मतलब अमृता देवी के द्वारा किया गया था। ठीक है, आधुनिक में 1973 में उत्तराखंड में हुई, जिसको सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। उसके पहले चिपको आंदोलन राजस्थान में स्थापित हुई थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आपको ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के प्राकृतिक आवास में
मिलने की सबसे अधिक संभावना है? उत्तर पश्चिम भारत के रेत रेगिस्तान, जम्मू कश्मीर के उच्च हिमालय, पश्चिमी गुजरात के नमक दलदली और पश्चिमी घाट पर। ठीक है, इसका आंसर क्या? फोर्थ, पश्चिमी घाट पर। ठीक है, अब हम इसका डिटेल पढ़ते हैं। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल नेपाल, भारत और मुख्य भूमि दक्षिण पूर्व एशिया और सुमात्रा के जंगलों में पाई जाती है। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल को IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीसीज में सुभेद के रूप में सूचीबद्ध किया गया। वे भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की सूची 1 के तहत सूचीबद्ध है। ठीक है, आप लोग यहाँ पढ़ लेना, इसकी जानकारी भी देख लेना। देखो यहाँ पर पक्षी का डायग्राम भी बना है, ये है हॉर्नबिल पक्षी, ये वाला। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 का, भारत में फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है, उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। ठीक है, आप लोग दूसरा सोच रहे हैं लेकिन तमिलनाडु इसका आंसर है। फ्लोरिकल्चर हॉर्टिकल्चर की एक शाखा है जिसे फूलों की खेती के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, जो फूलों और सजावटी पौधों की खेती को संदर्भित करता है। ठीक है, यहाँ पर आप फूलों का उपयोग भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फसल भी है और राज्य भी है। कौन सी फसल कहाँ पर फर्स्ट पे पाई जाती है? ठीक है, गेहूँ यूपी में, गन्ना यूपी में, चाय असम में, कॉफ़ी कर्नाटक में। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक? ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज़्यादा, उस वजह से उत्तर प्रदेश होगा, तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान। राज्य में साल भर 3 तरह की फसलें उगाई जाती है, रबी, खरीफ और जायद। ठीक है, उत्तर प्रदेश में गेहूँ, जौ, गन्ना, आलू और दाल खाद्यान्न उत्पादन में इसका प्रथम स्थान। ठीक है, इसके ये देख लेना कि देश के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि क्षेत्र का योगदान 17.5%। ये 2015-16 का डाटा है, आप अभी देख लेना करेंटली। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 26 पर चले। सैडल पर्वत निम्नलिखित में से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी यही कहाँ पर? ग्रेट निकोबार में, या मध्य अंडमान में, या छोटा अंडमान में, या उत्तरी अंडमान में? ये कहाँ पर है? तो उत्तरी अंडमान में है। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक या सैडल पर्वत उत्तर अंडमान द्वीप के शहर दिगलीपुर में स्थित है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान है? सैल, चूना पत्थर, कैब्रो या कॉन्ग्लोमरेट? ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा है? 1, 2, 4। ठीक है, मतलब फर्स्ट। देखो सैल भी है, चूना पत्थर भी है, कॉन्ग्लोमरेट भी है। ठीक है, देखो अवसादी चट्टानों के बारे में आप लोग डिटेल पढ़ सकते हैं। अवसादी चट्टान के प्रकार हैं जो सीमेंटीकरण के बाद पृथ्वी की सतह पर खनिज या कार्बनिक कणों के संचय या जमाव से बनती हैं। ठीक है, यहाँ पर आग्नेय चट्टानों के बारे में भी आप लोग देख सकते हैं। आग्नेय चट्टान पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा और लावा से बनती है। इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। जब मैग्मा ऊपर की ओर गति करते हैं तो ठंडा होकर आग्नेय चट्टानों में परिवर्तित होता है, जिसे आग्नेय चट्टानें कहते हैं। ठीक है, आग्नेय चट्टानों के कुछ उदाहरण जैसे ग्रेनाइट, गैब्रू, पिग्माटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी, ब्रेसिया या टफ। कायांतरित चट्टानें भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये डायग्राम से समझ सकते हैं आप। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे उच्चतम ऊष्मीय मान वाला ईंधन माना जाता है? सबसे ज़्यादा किस में ऊर्जा निकलती है? तो मीथेन, LPG, पेट्रोल या हाइड्रोजन? तो इसका आंसर है हाइड्रोजन, क्योंकि जो सूर्य में संलयन की क्रिया होती है वो हाइड्रोजन के द्वारा होती है। ठीक है, ऊष्मीय मान भोजन या ईंधन में उपस्थित ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा और यह स्थिर दाब और सामान्य परिस्थितियों में एक निर्दिष्ट मात्रा के पूर्ण दहन द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसे ऊष्मीय शक्ति भी कहते हैं। ठीक है, ऊष्मीय मान का मात्रक किलोजूल या किलोग्राम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस ईंधन से कितनी ऊर्जा निकलती है। हाइड्रोजन से 1,50,000 किलोग्राम, रसोई गैस से 55,000, मीथेन से 50,000, CNG से 50,000। ये और भी देख लेना आप डाटा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 पर। कौन सा मार्ग यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया को जोड़ने वाले शॉर्टकट जलमार्ग के रूप में कार्य करता है? निकारागुआ नहर, या पनामा नहर, या सुएज नहर, या कील नहर? तो इसका आंसर है सुएज नहर।
आप डायग्राम से समझ सकते हैं यहाँ पर। देखो पहले तो सुएज नहर के बारे में आप लोग यहाँ पर पढ़ लेना कि इस नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में मिस्र में उत्तर में पोर्ट सईद और दक्षिण में पोर्ट सुएज के बीच भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए किया गया था। ठीक है, अब हम लोग डायग्राम से देखते हैं। जहाँ पर ये ब्लैक लाइन दिख रही ना, यहाँ पर ये डॉट दिख रही सुएज कैनाल, यहाँ पर सुएज नहर बनी। ठीक है, पनामा नहर देख सकते हैं आप, पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में पनामा नहर बनी। ठीक है, यहाँ पर पनामा नहर के बारे में आप डिटेल पढ़ सकते हैं। निकारागुआ नहर के बारे में देख सकते हैं, कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने के लिए निकारागुआ के मध्य से निर्माणाधीन एक शिपिंग मार्ग है। ठीक है, कील नहर के बारे में भी आप लोग देख लेना। एक बार डायग्राम में फिर से दिखाता हूँ, देखो। ठीक है, कील नहर दिख गई आपको। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। भारत में कृषि जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यह विभिन्न आकार वर्गों सामाजिक समूहों द्वारा परिचालन जोत की संरचना पर डेटा संग्रह के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना या भारत में हर 5 साल में आयोजित किया जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, ये दोनों सही है। ठीक है, तो इसका आंसर थर्ड होगा, कृषि जनगणना। ठीक है, यह विभिन्न आकार वर्गों सामाजिक समूहों द्वारा परिचालन जोत की संरचना पर डेटा के संग्रह के लिए भारत में हर 5 साल में आयोजित किया जाता है। ये डाटा को आप रीड कर लेना। ठीक है, ठीक है, ये हमारे आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगले पेपर के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।